हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। और हम जो है ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं हिस्टोकेमिस्ट्री का। आज ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। ठीक है, आप बने रहिए और अच्छे से सीखिए। हिस्टोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे इन्वॉल्व कर देते हैं वो टॉपिक को, जहाँ पर आपको सिंथेसिस करने के बाद भी, बेसिकली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसिस करने के बाद भी जो है आपको वो स्ट्रियो में फंसा देते हैं ना। तो वो सारी चीज़ प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा जब आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो हमने कल देखा था आपका 4 तरह का रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। आप मेरे प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अपने आप को इवैल्यूएशन करने के लिए आप मेरे जीकेएम क्लासेस ऐप में जाइए, वहाँ जाकर के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही कम प्राइस पे है ना, 599 में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि वो 4 रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, आज एक दूसरे का कन्वर्शन देखेंगे कैसे होगा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जनरली एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है एक आपको फिशर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, एक आपको वेज डैश में दिया हुआ रहेगा, या फिर शॉहर्स में रहेगा या न्यूमान में रहेगा, और पूछेगा कि इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वेदर इट्स ए डायस्ट्रोमर्स, भले ये एनाइंशोमर्स क्या है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके लिए देखते हैं हम लोग कन्वर्शन। तो सबसे पहला जो कन्वर्शन है वो हम लोग देखेंगे आपका स्टार्टिंग से ही देखेंगे। वेज डैश लेकर के आए हैं एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग उसका क्या कहते हैं कन्वर्शन को देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो जैसे कि आपका कन्वर्शन हम लोग देखेंगे अभी, है ना, वेज डैश से किसमें, फिशर में, है ना, वेज डैश से फिशर में टू फिशर में, है ना, वेज डैश से फिशर में हम लोग अभी कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो जैसे आपके पास मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है मेरे पास, एग्जांपल लेकर के हैं कि ये एक एग्जांपल है आपके पास, आयोडीन है, ब्रोमीन है, और फिर आपके पास है ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन और मेथाइल ग्रुप है। तो मान लेते हैं यहाँ हाइड्रोजन है और ये आपका CH3 है। इसको आपको फिशर में कन्वर्ट करना होगा। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली हमेशा याद रखेंगे इसमें से जो आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, है ना। जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, है ना, इसको ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो रोटेट करेंगे तो किस तरह दिखेगा, ये ऐसे इस फॉर्म में, है ना। तो आयोडीन, हम और भी एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि किस तरह करना है। ये किस तरह दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है हाइड्रोजन, और ये कैसे दिख रहा है CH3। अब ये आसानी हो जाएगा। देखिए ये कॉर्नर किधर है आपका, अगर हम इसको मान लेते हैं कि एक हमारा फ्रेम है, मान के चलिए कि ये हमारा एक फ्रेम है, इस फ्रेम के किस साइड में ये कॉर्नर है, राइट में है या लेफ्ट में है। तो हम लोग जानते हैं कि इस साइड, अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे तो इधर ये लेफ्ट साइड आ रहा है, इधर ये राइट साइड आ रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, इधर ये लेफ्ट आ रहा है, इधर ये राइट आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इससे। तो अगर आपका कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड में है, किधर है कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर अगर आपका जो ये क्या कहते हैं जो सॉलिड में है, मतलब जो डैश में है वो नहीं, जो यहाँ पर आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जिधर कॉर्नर है उसको उधर ही फिक्स कर दीजिए। जिस साइड कॉर्नर है, मतलब कॉर्नर जिस साइड है उधर ही फिक्स कर दें। कैसे करना है, देखिए ऐसे लाइन खींच देना है, ऐसे लाइन खींच देना है। फिशर में तो यही करेंगे हम लोग, ऐसे लाइन खींचेंगे। हमें पता है आयोडीन और ब्रोमीन को तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ये तो इन प्लेन में है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये हाइड्रोजन और CH3 को, हाइड्रोजन को इधर लिखें या इधर लिखें, CH3 को इधर लिखें या इधर लिखें, इसमें प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड में अगर कॉर्नर है तो जो भी हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा वो लेफ्ट साइड जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में कॉर्नर है, जो भी मेरा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है वो अपोजिट साइड में, राइट साइड में चला जाएगा, है ना। तो किसी भी एक को पकड़ के आप चल सकते हैं कि अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, आपके कंपाउंड में अगर ये दिया हुआ है तो जिधर कॉर्नर है उधर ही जाएगा वो। लेकिन आपको इसी तरह से अरेंज करना होगा, हाई प्रायोरिटी को ऊपर रखना होगा, लोअर प्रायोरिटी को नीचे रखना होगा, है ना। तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये आ रहा है, तो जिधर कॉर्नर है उधर हम बैठा दें, हाइड्रोजन को इधर बैठा दें। CH3 है, अगर इसके रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो जिधर भी ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है वो आपका कॉर्नर के उल्टा साइड में जाएगा। अगर ये लेफ्ट में है तो वो राइट में जाएगा। तो कोई एक को पकड़ के आप चल सकते हैं, बाकी जो बचा उसको दूसरे साइड लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो दोनों का ही आप देखेंगे
सेम ही कन्फिग्रेशन आएगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे अगर इसका निकालेंगे तो 1 2 3, है ना, ये 4 आएगा। तो कैसे घूम रहा है ये 1 2 3, ठीक है। तो ये घूम रहा है कैसे, S, और S चेंज टू R होगा। क्यों होगा हम बता देते हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रुप जो है मेरा वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, इसीलिए ये चेंज हो जाता है ना। अब इस केस में कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी ये 1, ये 2, ये 3, है ना। तो कैसे मुड़ रहा है 1 2 3, तो यानी कि ये भी आपका S आ रहा है और S चेंज टू R यहाँ भी होगा, क्योंकि जो हॉरिजेंटल में अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, अगर हॉरिजेंटल में हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो हम उसको आर मतलब कि वो चेंज हो जाएगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज एक और काम आप कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, अगर इसको एक्सचेंज किए तो इसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां तक अगर नहीं जाना चाहते हैं तो सिंपली ऐसे चेंज कर दीजिएगा, है ना। तो जब आप हाइड्रोजन को यहाँ लाएंगे तो ब्रोमीन यहाँ जाएगा, जब ये चेंज करेंगे तो ये नहीं छोड़ना है, ये भी चेंज करना होगा, CH3 को ऊपर और आयोडीन को नीचे आपको करना होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें एक्सचेंज करते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आपको किस तरह से एग्जाम में पूछेगा वो देखते हैं, है ना। हमें क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड देखना है, अभी नज़दीक में एग्जाम भी है, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह से वो एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो एग्जाम्पल है मेरे पास, तो आपके पास एक दिया हुआ है ये इस फॉर्म में, ठीक है। ये है आपका OH और OH, है ना, ये A है आपका, और दिया हुआ है आपका यहाँ पे यहाँ दे देता हूँ, मैच करने में काफ़ी आसानी होगी, इस जगह में दे देता हूँ। B दिया हुआ है, B में दिया हुआ है आपका CH3 और यहाँ OH दिया हुआ है, ये H दिया हुआ है, ये OH है और ये H, और आपसे पूछ रहा है A और B में रिलेशन क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, वेदर दे आर होमोमर्स, है ना। ऑप्शन A विल बी होमोमर्स, ऑप्शन B विल बी एनांशियोमर्स, ऑप्शन C विल बी डायस्ट्रोमर्स, ऑप्शन D विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, है ना। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए, इस दोनों में क्या अंतर है बताइए, ट्राई कीजिए खुद से क्या अंतर है। तो अभी तुरंत आपने देखा कि वेज डैश को कैसे हम लोग फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना ही होगा, या दूसरा तरीका है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें तो आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेट कर लेना होगा, आपको क्या इसका कैलकुलेट कर लेना होगा कॉन्फ़िगरेशन, और इसका कैलकुलेट कर लेना होगा कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वो आपका लिमिटेड है, वहां पर प्रॉब्लम आएगा क्या, आपका प्रॉब्लम ये आएगा कि ये CH3 है, ठीक है। तो हाँ नहीं, इसमें भी हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा कि किधर किसको मतलब कैसे करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, पूरा ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे ना, वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगा। बेटर हो जाता है कि इसको जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना, फटाफट बताइए तुरंत, है ना। तो जैसे देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि इसको क्या करना है, पहले आपको इसको अरेंज कर लेना है ना। इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं आप, इसको जैसा आप मन करें वैसे अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्योंकि दोनों ही साइड सेम है, CH3 ऑक्सीडेशन भी सेम है, तो अगर हम इसको अरेंज करें ऐसे इस तरह से, है ना, जस्ट इसको ऐसे घुमा दिए, इस तरह से घुमा दिए, है ना, तो ये ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे OH। अब देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, ये आ गया OH यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे कर देते हैं ताकि मिरर लगा के देखेंगे सेम है या नहीं है ना। तो अब क्या करना होगा हमको, कॉर्नर इसका किधर है, लेफ्ट साइड, एक पहले बना लेते हैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं ऐसे, पहले हम इसको क्या करते हैं बना लेते हैं, 2 ही आएगा हमारे पास, यहाँ CH3 है नो डाउट, यहाँ भी CH3 है नो डाउट। अब देखना होगा ये लेफ्ट साइड में है कॉर्नर, तो ये कहाँ जाएगा, OH हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन वो राइट रहेगा। यहाँ पर कॉर्नर हमारा कहाँ है, राइट साइड में, इसका मतलब ये OH कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएगा, OH राइट साइड में आ गया, ये H हो गया। अब देखिए क्या ये हमारा मिरर इमेज है, नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। क्या ये हमारा डायस्ट्रोमर्स है, डायस्ट्रोमर्स भी ये नहीं है ना। और क्या हो सकता है इसमें, आपका डायस्ट्रोमर्स इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने इसको पूरा 180 डिग्री रोटेट किया, ये वाला कंपाउंड आपको मिलेगा, है ना, कितना 180 रोटेशन करेंगे, जैसे ही घूमेगा
जैसे ही घूमेगा ये वाला मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, यानी कि इसको उठा करके यहाँ रख सकते हैं, सुपर इम्पोज कर जा रहा है ये, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिकल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, होमोमर्स है, सेम कंपाउंड है, ए और बी आपका सेम कंपाउंड है, मतलब इसका और इसका रिलेशन क्या हो गया मेरा, होमोमर्स हो गया, क्योंकि सेम कंपाउंड हो गया। अभी अगर मैं पूछूंगा कि इरिथ्रियो है कि थ्रियो है ना, तो थ्रियो टी फॉर ट्रांस, है ना, तो नहीं होगा, तो इरिथ्रियो होगा, है ना, ठीक है, तो इरिथ्रियो होगा। तो इसमें आप जैसे आप देख सकते हैं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड, अब क्या मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है ये कंपाउंड या नहीं है, बताइए। कैसे निकालते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो भी आपने देखा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग निकालते कैसे हैं, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए क्या होना चाहिए कि बीच में ना ही कोई प्लेन पास हो, ना ही सेंटर, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंस होना चाहिए, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो क्या इसमें कोई भी सिमेट्री, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से प्लेन पार कर दे रहे हैं, ये इसको मैच कर दे रहा है ना, लेकिन जब हम इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमको यहाँ पे क्या कैसा दिख रहा है कि ये आपका मतलब अगर यहाँ से प्लेन पास कर रहे हैं तो ये इसको नहीं ये कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आई हो, ये इसको ऐसे पास करे, ये इसको ऐसे पास करे। व्हाट अबाउट दिस टू, तो वो जानने के लिए, कंप्लीट जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको फिर से आपको 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो 100 हर्ट्ज में जब आप कन्वर्ट करते हैं इसको ऐसे, और ये ले जा करके ऐसे कन्वर्ट कीजिए इसको, आपको पता है ये दोनों CH3 नीचे में रहेगा, CH3 इधर से अगर देख रहे हैं ये OH राइट साइड में है, तो OH राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में है। आगे जाएं सेकंड कार्बन में, ये OH कहाँ पर है मेरा, लेफ्ट साइड में, ये हाइड्रोजन राइट साइड में। हाँ, ये और ये में तो I का काम कर रहा है ना, ये हाइड्रोजन OH एक दूसरे के एंटी है, लेकिन ये एक दूसरे के एंटी नहीं है, तो I आपका फर्क नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, ये नहीं है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट है, क्योंकि अगर हम प्लेन पास कर रहे हैं तो ये खाली इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी ये इसको नहीं कर रहा, ये इसको नहीं कर रहा, तो दोनों ही एब्सेंट है, इसलिए आपका ये एक्टिव हो जाएगा। ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है ना। इसी का दूसरा एग्जांपल अगर मैं इसको जस्ट कन्वर्ट कर दूं ऐसे, देखिए क्या अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसके लिए आपको करना होगा कि इसको आपको फिशर फॉर्म में चेंज करना होगा, और फिशर से फिर 100 हर्ट्ज में ले जाना होगा, तब जा करके आप इस पे बता सकते हैं कि कैसे होगा। तो फिशर में कन्वर्ट कीजिए, हमें पता है कैसे करना है, ऐसे 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 कर देना है, OH और यहाँ पे OH, यहाँ कॉर्नर लेफ्ट में आ रहा है, तो लेफ्ट में आ रहा है तो ये OH हमारा लेफ्ट में जाएगा, हाइड्रोजन, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे कॉर्नर हमारा राइट में जा रहा है, बट ये आपका कौन सा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो उसके उल्टा साइड में जाता है, राइट में जा रहा है तो यहाँ लेफ्ट में ही रहेगा, है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखिए मिरर पास करेंगे तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें हम कैसे पता करेंगे रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो सिंपली है, इसको जो है 100 हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या क्या करना है आपको, ये CH3 और ये CH3 नीचे है, क्योंकि हमेशा इक्लिप्स में बनता है जब भी 100 हर्ट्ज, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि इसके ऊपर में वुड रखेंगे तो ये उल्टा कर देंगे तो नहीं होगा, दोनों ही जमीन में फिक्स होना चाहिए, है ना, इसको दिमाग में रखेंगे। तो हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में बनाते हैं। अब देखिए यहां से देखना शुरू किए, OH किधर है, ये फर्स्ट कार्बन में रहा, तो OH किधर है, लेफ्ट साइड है OH, और इधर हाइड्रोजन। चले गए सेकंड में, OH किधर है, लेफ्ट साइड में है OH और ये H। अब यहाँ बीच में मिरर डालिए आप, देखिए ये OH इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये CH3 इसको रिफ्लेक्ट करेगा, और फाइनली हमारा क्या बन गया, ये आपका एक दूसरे को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहां पर मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो रिलेशन क्या है, रिलेशंस भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है कन्वर्शन फिशर टू शॉ हर्ट्ज, है ना। फिशर टू शॉ हर्ट्ज आपने देख लिया, यही है फिशर टू शॉ हर्ट्ज। जनरली एक एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं उस रिलेशन में। फिशर टू शॉ हर्ट्ज में कैसे ये करते हैं हम लोग, है ना। आपको एक दे देगा इस फॉर्म में और दूसरा पूछेगा कि इसके साथ रिलेशन क्या है। ये दे दिया आपको CH3, ठीक है, OH
OH, इसी कॉम्प्लेक्स को ले लेते हैं CH3, और ये A हो गया, और B में आपको सॉहर्स फॉर्म में दे दिया कि ये बताइए इस फॉर्म में दे दिया दूसरा, है ना। यहाँ CH3, यहाँ CH3, और क्या दिया हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन दिया है, यहाँ OH दिया है, यहाँ पे OH दिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है। ठीक है, इस OH को उस साइड कर दीजिए तो आपको लगेगा कि वो बॉन्ड के उधर है, तो अच्छा लगेगा आपको भी, है ना, ये OH। ठीक है, तो इस तरह से इसने दिया है आपको। अब आप ये A और B के बीच में रिलेशन बताइए कि क्या है, होमोमर्स है ना, या एनांशियोमर है, या डायस्ट्रोमर्स है, या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। एक फिशर है, दूसरा सॉहर्स फॉर्म में आपका बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको आपको सॉहर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो जब आप इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करते हैं और इसी फॉर्म में लाना होगा, है ना, एक दूसरे का जैसा एंटी बने उस फॉर्म में लाना होगा। सिंगल बॉन्ड है तो आप रोटेट कर सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप यहीं पे रोटेट कर देंगे तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपने इसको यहीं पे रोटेट कर दिया तो आप रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये OH इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन जब आपने यहाँ पे किया तो फिर आप क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, इसको सिंपली ये देखिए, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। आपको पता है सॉहर्स रहता ही कैसे है आपका, इक्लिप्स्ड फॉर्म में। तो यहाँ CH3 बनाइए, यहाँ CH3 बनाइए, बना दिए। यहाँ पे देखिए बाएं साइड में OH है, डाल दिए, यहाँ हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी सेकंड कार्बन में गए, बाएं साइड में OH है, दाएं साइड में हाइड्रोजन डाल दिए। अब इसको जो है आप कितना रोटेट कीजिए, एंटी करने के लिए 180 का रोटेशन देना पड़ता है ना। 180 डिग्री रोटेशन अगर आप दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये इस तरह फॉर्म में आएगा। तो CH3 यहाँ पर है, अब 180 हमने रोटेट किया तो 180 जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, CH3 पहुँच गया। ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह आ जाएगा, मतलब इस जगह जो बॉन्ड बनेगा ये में, तो हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ये OH कहाँ चला जाएगा, ये घूम के इस जगह पे आएगा, है ना, OH, तो यहाँ आ गया। इस कार्बन का जैसे था वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये आपका A है, अभी भी ये A और ये B है, दोनों के बीच का रिलेशन बताइए क्या है, होमोमर्स है। ये देखिए ये OH है, CH3 है, हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेगा। ये हाइड्रोजन और यहाँ OH है, इसका मतलब ये यहाँ पर इसके साथ रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो A और B हमारा क्या है, यहाँ पर A और B हमारा डायस्ट्रोमर्स है। ये A एंड B हमारा डायस्ट्रोमर्स। अगर हमारा ये और ये को एनांशियोमर करना है तो क्या करना होता, ये OH को इस साइड आना था, ये हाइड्रोजन को इस साइड आना था। ये वाला OH इधर आ गया है, ठीक है, हाइड्रोजन उधर चला गया, लेकिन ये वाला भी आपका चेंज होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इसके साथ इसको एनांशियोमर बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स में क्या होना चाहिए था, कौन सा, फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो अगर इस साइड रख देते हैं हम, हाइड्रोजन अगर इस साइड रहता, तब A और B एक दूसरे का क्या हो जाता, एनांशियोमर हो जाता है। तब A और B एक दूसरे का एनांशियोमर हो जाता अगर ये OH इधर रहता। बस सेकंड कार्बन का OH, फर्स्ट कार्बन का OH जो है, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन का जो OH है अगर वो इधर रहता तो हमारा ये एनांशियोमर हो जाता, A और B एनांशियोमर हो जाता। आप ट्राई कर सकते हैं खुद से कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे एनांशियोमर होगा, वो आप इजीली ट्राई करके निकाल सकते हैं ना। तो अभी फिलहाल A और B के बीच का रिलेशन क्या है, हमारा डायस्ट्रोमर्स है। कोई भी डाउट है आप हमसे पूछेंगे, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह का पूछेगा। आप सिंपली दो स्ट्रक्चर फिशर फॉर्म में, या वेज डस्ट फॉर्म में, या शॉहर्स फॉर्म में नहीं पूछेगा। आपको एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करके और फिर आपको उसमें रिलेशन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जाते हैं। कन्वर्शन ऑफ फिशर टू न्यूमैन। अब फिशर टू न्यूमैन में जाने के लिए आपको वेज डैश के थ्रू चलना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट आप फिशर से इवन फिशर से न्यूमैन डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कर दीजिए फिशर टू डैश वेज, है ना। फिशर टू डैश वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ना। फिशर टू डैश वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। इसी को लेके चलते हैं, आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। CH3, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये OH, ये हाइड्रोजन। इसको वेज डैश में लाने के लिए जब भी इस तरह का कोई कंपाउंड मिले, आप इसको जब भी आप वेज डैश में लेके आएंगे, आपको पता है ये और ये क्या होता है, आपका एक ही साइड में रहता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर रहता है। तो इन प्लेन में अगर लाना है तो दोनों को ऐसे रखिए,
इस तरह रखिए। यहाँ CH3 को रखेंगे, यहाँ CH3 को, ध्यान से देखिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। CH3 रख दिए। ये OH कहाँ है मेरा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो OH है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं OH, यहाँ पर भी जो OH है ये भी तो हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, है ना। तो ये अभी इस फॉर्म में आया, लेकिन इसको और इसको हमें क्या करना होगा, एंटी में अगर लेकर के आएंगे, मतलब आप उसको घुमा सकते हैं। देखें ये OH और ये OH क्या इस तरह से रहेगा। अगर हम इसको घुमाते हैं, इसमें हाइड्रोजन को भी ड्रॉ कर लीजिए। इसमें हाइड्रोजन को अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन होगा। अब इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट को जस्ट इमेजिन कीजिए इस तरह से है, इस तरह से है और इस तरह से। तो ये आपका OH है, ये H है और ये CH3 है। इस तरह से इमेजिन करना है, क्योंकि इस बॉन्ड में जब हम लोग रोटेशन देंगे हमें क्या करना है, इस तरह के फॉर्म में लेके आना है, ऐसे। ये CH3 यहाँ पे और ये CH3 यहाँ पे, क्योंकि इस तरह से स्टेबल नहीं रहता है हमारा मॉलिक्यूल, है ना। तो हम जब इस फॉर्म में लेके आएंगे, इस सिंगल बॉन्ड है ना, तो वो स्टेबल होने के लिए रोटेशन होगा ही, वो इस तरह फॉर्म में रहेगा ही नहीं। आपको एग्जाम में भी इस तरह फॉर्म में नहीं देगा, आपको इस तरह के फॉर्म में देगा और पूछेगा इसका और इसका रिलेशन क्या है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अभी सिंपली जो है इसको आप रोटेट कितना करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तब ना ये इस फॉर्म में आएगा। तो इस मॉलिक्यूल में जैसे ही हम 180 का रोटेशन दे देते हैं, तो ये चीज़ को समझने के लिए जैसे ही 180 देते हैं क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा इस जगह, है ना, ये पहुंच जाएगा इस जगह और ये पहुंच जाएगा इस जगह, ठीक है। मतलब इमेजिन कीजिए हाइड्रोजन यहाँ पहुंच गया, OH यहाँ पहुंच गया और CH3 यहाँ पहुंच गया। तो एक हम अगर हम शॉर्ट बॉन्ड बनाएं इसके बीच में कि किस तरह से दिखेगा ये, तो ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो नया बॉन्ड जो बना मेरा वो ऐसे ऐसे और ऐसे बना, ठीक है। और इस तरह जो बॉन्ड बना उसमें आपका OH यहाँ आया, हाइड्रोजन यहाँ आया और CH3 यहाँ आया। सेम चीज़ को आपको लेके आना है, CH3 यहाँ आ गया। अब जो ये आपका टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर था ये अवे हो गया, है ना, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो गया। तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो गया तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये OH कर दिए और आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को आप करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आपका पहले से पड़ा हुआ था। तो इस तरह से मेरा कन्वर्जन होता है। तो जब आप इस फॉर्म में लेकर के आए तो आप खुद देखिए, जो ये OH आपको इस तरह था वो इस फॉर्म में आ गया, है ना, मतलब हाइड्रोजन आ गया आपका सॉलिड में, मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये चला गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हुए लेकर के आएंगे आप, है ना, अदरवाइज आप ये में फंस जाएंगे। अब वापस से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें तुरंत, कैसे, वो एंगल लेकर के, है ना, कि लेफ्ट है कि राइट है। तो आप अगर उसको एंगल में लेके जाएंगे तो आप इजीली इसको वापस से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में होगा। अगर आप इसको ऐसे बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आ गया, और ये आपका राइट में है तो राइट के उल्टा आ जाएगा, क्योंकि ये आपका जो है ना ये इस फॉर्म में आया, मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है तो राइट है, तो राइट वाला जो है लेफ्ट में ही आएगा, तो लेफ्ट में आ गया। तो इसका मतलब इससे ये भी मेरा वेरिफिकेशन हो गया। और इसको न्यूमान में ले जाना है तो कैसे करेंगे, 100 हर्ट्ज में तो हम लेके गए थे। न्यूमान में क्या होता है मेरा, ये पहला कार्बन होता है और ये पीछे वाला कार्बन होता है। अगर आप इधर से देखना शुरू किए, अगर आप इसको पहला कार्बन और इसको दूसरा कार्बन मानते हैं, तो पहला कार्बन में OH किधर है, लेफ्ट साइड है, हाइड्रोजन किधर है, राइट साइड में है, और दूसरा में कहाँ पर है आपका, अगर आप इक्लिप्स फॉर्म में, आप जनरली हम लोग इक्लिप्स फॉर्म में पहले बनाते हैं, तो इक्लिप्स फॉर्म में जो है ये तो CH3 हो गया, तो वापस से ये भी आपका CH3 ही रहेगा, और ये आपका रहेगा OH, ये रहेगा आपका हाइड्रोजन। लेकिन आपको इसको 180 का रोटेशन देना होगा, इस फॉर्म में ये रहता नहीं है ना। 180 का रोटेशन जैसे ही आपने दिया तो पीछे वाला क्या हो गया आपका, ऐसे ऐसे और इस तरह से। तो CH3 यहाँ आ गया तो दूसरा CH3 यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ है, ये OH यहाँ है। अब क्या होगा, जैसे ही CH3 यहाँ पहुँचा, हाइड्रोजन तो इस जगह पहुँचेगा ना, यहाँ पहुँच गया, OH यहाँ पहुँच जाएगा, OH यहाँ पहुँच गया। तो आपको ये इंटर कन्वर्जन आना चाहिए, है ना, ये इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये इंटर कन्वर्जन से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि किस तरह से ये और इसमें रिलेशन बताइए, ये सारा चीज़ पूछा जाता है।
अब नेक्स्ट आता है कि देखते हैं कि कितने तरह के एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, है ना। एसिमेट्रिक सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने कन्फिगरेशन निकालना अच्छे से नहीं सीखे, क्योंकि वहां पर बहुत सारा रूल है, CIP रूल है, उसको देखना है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हमारा जो एसिमेट्रिक सेंटर है उसको कैसे निकालते हैं, है ना। ये भी पूछता है कि जनरली आपका जो है इसमें पूछ लेता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह दे देता है सेंटर, है ना। एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं, जनरली कोलेस्ट्रॉल वगैरह दे देता है या फिर नेचुरल प्रोडक्ट दे देता है, और उससे पूछता है कि आप बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ आपका एसिमेट्रिक सेंटर है, मतलब एसिमेट्रिक कार्बन या फिर काइरल कार्बन है। तो सिंपली जो है काइरल आपको पता है, फिर से मैं बता देता हूं आपको एक बार और, ये फ्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन और ये हाइड्रोजन। अगर किसी पर्टिकुलर कार्बन में 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको ऐसे स्टार मार्क कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये कार्बन हमारा क्या हो गया, काइरल कार्बन हो गया, है ना। काइरल कार्बन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक सेंटर, क्योंकि इसी के कारण यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये मॉलिक्यूल आपका इसी के कारण ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसी को काइरल कार्बन कहते हैं, इसी को एसिमेट्रिक सेंटर कहते हैं, है ना। तो इसी से जो है आपको 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 पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ काइरल सेंटर है। सपोज कि अगर मैंने ये ड्रॉ किया, है ना, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ काइरल सेंटर है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ काइरल सेंटर है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए इसमें ध्यान से और हमको बताइए कितने नंबर ऑफ काइरल सेंटर है। ऑप्शन ए 0, मतलब एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में आपको दे देता हूं मैं 2, ऑप्शन सी में दे देता हूं 1, है ना। 3 ही ऑप्शन देते हैं, 0, 2, 1। कितने इसमें एसिमेट्रिक सेंटर है, ए बी सी, बताइए कितने होंगे। 1 है, 2 है या फिर 0 है। ए बी सी 0 है, 2 है या 1 है, कितने होंगे। तो देखिए अगर इस जगह पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये CH3 है, ये भी मेरा CH3 है। तो एक कार्बन में जो है मेरा ये अलग और हाइड्रोजन एक है इसमें, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है मेरा, तो हाइड्रोजन और ये तो अलग हुआ, लेकिन ये और ये मेरा अलग कहाँ हुआ, ये दोनों तो सेम हो गया। तो इसका मतलब ये तो हमारा काइरल सेंटर नहीं है। इसमें आ जाते हैं, इसमें एक मेरा हाइड्रोजन है, तो अगर हम हाइड्रोजन को लेके चलते हैं तो देखिए एक CH3 हो गया, दूसरा OH हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH2 और CH3 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये काइरल सेंटर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1, इसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर मौजूद है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1। तो उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं स्टेरॉइडल को, है ना, जितने भी स्टेरॉइड है उसमें अगर पूछेगा आपको कि एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं, तो वहां पर भी आप इजीली बता सकते हैं, सिंपली आपको ढूंढना है ना। तो जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, आपके पास ये ले लेता हूं, ठीक है, और उसके बाद ये हो गया, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, हाँ, और यहाँ पर OH लगा हुआ है। ये ऑप्शन ये A है, इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ काइरल सेंटर है। फिर आपके पास एक और आ जाता है, ये हम एग्जाम्पल के साथ आए हैं, है ना। एग्जाम्पल जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, है ना। उसी में आपको जो है ये हो गया, और फिर आपका OMe और साथ में ये इस तरह फॉर्म में है, ठीक है, डबल बॉन्ड है इसमें, और इसमें जहाँ जहाँ जो लगा हुआ है वो लगा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया हुआ है इस फॉर्म में OMe, है ना, और आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ एसिमेट्रिक सेंटर निकालना है कितने, है ना। आपका यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिखते, हम सिंपली इस फॉर्म में ही दे देते हैं OMe। आपको बताना है ना, कि कितने काइरल सेंटर, मतलब एसिमेट्रिक सेंटर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन Me, यहाँ पर भी एक Me आपका मिथाइल है ना, मिथाइल लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका B। इतने इसमें कितने एसिमेट्रिक सेंटर है वो बताइए, एसिमेट्रिक सेंटर बताना है, ठीक है। और आपको हम
एक और मॉलिक्यूल दे देते हैं, है ना, C। तो 3 मॉलिक्यूल में आप जो है आप हमको बता देंगे कि कितने कायरल सेंटर है आपके पास। सारे स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेरॉइड्स हैं ये, है ना। जनरली स्टेरॉइड से ही आपको पूछा जाता है कि आप बताइए कि कितने जो है आपके पास CH3 है ना, और यहाँ पर एक CH3, ठीक है, हाइड्रोजन 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 OH, यहाँ पे OH। अब बताइए कितने कायरल सेंटर है, आप हमको कायरल सेंटर बताइए, A, B और ये C। होप आपने A का बता दिया, तो चलिए देखते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि A में कितना आपने बताया है। A के लिए देखते हैं, एरोमेटिक में तो कायरल सेंटर देखेंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो sp2 है, तो एरोमेटिक में हम लोग कायरल सेंटर देखने नहीं जा रहे हैं, तो सिंपली हम लोग उसको लीव करेंगे, जहाँ जहाँ sp2 है उसको हम लोग हटाते हुए चलेंगे, वहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे। अब हमें देखना होगा ये पोजीशन भी बाद हो गया, क्या ये पोजीशन मेरा कायरल है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 हाइड्रोजन है, तो जहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ ना, तो ये गायब हो गया। इस जगह में आते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ये भी गायब हो गया, क्योंकि 2 सिमिलर, चारों अलग अलग होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अगर कोई 2 भी अगर एक जैसा हो जा रहा है, 3 तो दूर की बात है, अगर कोई 2 भी एक जैसा हो रहा है तो वो कायरल सेंटर नहीं होगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बढ़ते चलते हैं, इस जगह में आते हैं, ये पोजीशन में देखिए, इधर गए तो sp2 कार्बन, इधर गए तो आपका ये टर्शरी कार्बन, इधर गए तो आपका सेकेंडरी कार्बन, है ना। तो इस तरह से इसका मतलब ये एक हमारा कायरल सेंटर निकल के आया, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से ये जुड़ा हुआ था, एक कायरल सेंटर मिल गया हमको। अब इस कार्बन पे आते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसमें जाएंगे, इसमें आते हैं, इसको इधर लेके गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एक टर्शरी कार्बन मिला, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ भी एक टर्शरी कार्बन मिला, इसको इधर लाएंगे तो आपको सेकेंडरी मिला। तो आप क्या देख रहे हैं, अब ये तो अलग हो गया, तो एक अलग हो गया और एक कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है मेरा, है ना। तो हाइड्रोजन और ये दोनों अलग हो गया, अब ये दोनों एक जैसा लग रहा है, तो अब क्या करना होगा, जब एक जैसा लग रहा है तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर चारों अलग अलग मिल जाता है यहाँ तो आगे नहीं बढ़ते हैं। अब ये और ये, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन है, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ गए और इसमें या तो यहाँ जाइए या तो यहाँ जाइए, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ आगे बढ़े तो हमको यहाँ पर क्या मिला, CH2, और इधर जब आगे बढ़े तो sp2 कार्बन मिला। उसी तरह यहाँ पर इधर जब गए तो CH2 मिला, जैसे यहाँ CH2 मिला था वैसे यहाँ भी CH2 मिला। इधर गए तो फिर हमको यहाँ पर एक हाइड्रोजन वाला कार्बन मिला, लेकिन इधर गए तो sp2 मिला, मतलब ये दोनों सेंटर आपका अलग अलग हो गया अब, तो यानी कि ये भी हमारा कायरल सेंटर हुआ। तो इस तरह से पता करते हैं, तो 2 कायरल सेंटर मिला। अब इस रिंग में आ जाते हैं, इस रिंग का ये दोनों कार्बन तो हो गया मेरा, इसमें आते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों सिमिलर हो गया, तो ये तो कायरल हमारा एसिमेट्रिक सेंटर हो ही नहीं सकता। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिया हुआ है तो ये भी एसिमेट्रिक सेंटर नहीं हो जाता है। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं, इसके लिए इसमें एक हाइड्रोजन है हमारा, है ना, कुछ नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन है। एक इधर आते हैं तो CH2 वाला मिलता है, इधर जाते हैं तो एक CH वाला मिलता है, मतलब एक हाइड्रोजन वाला मिलता है। इधर आते हैं तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन वाला मिलता है। तो अब ये और जो हाइड्रोजन है वो दोनों तो अलग हो गया, अब ये दोनों हमको सिमिलर लग रहा है। यहाँ पर गए, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। अब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे इधर और इधर जाएंगे। इधर गए तो एक CH3 मिला, इधर CH2 मिला। इसमें इधर गए तो हमको सिर्फ एक हाइड्रोजन वाला कार्बन मिला और इधर CH2 मिला। तो CH2 जो मिला वो आपका इस कार्बन के इधर भी CH2 मिला, इधर भी CH2 मिला, लेकिन दूसरा कार्बन में CH3 मिला और इधर गए तो हमको एक हाइड्रोजन वाला मिला, मतलब ये भी आपका 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, क्या ये कायरल है, इसके इधर गए तो एक हाइड्रोजन वाला, इधर गए तो वो भी एक हाइड्रोजन वाला मिला। अब क्या करेंगे, इसके इधर में आपका CH2 है और इधर में हाइड्रोजन है, तो ये दोनों अलग हो गया। अब इससे क्या करेंगे, इसके इधर गए तो CH एक हाइड्रोजन वाला मिला, इधर गए तो CH2 मिला, इसमें भी इधर गए तो CH2 मिला, इधर भी गए तो CH मिला, फिर इक्वल आ गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़े तो CH2 मिला और sp2 मिला। इसके आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, इधर CH3 मिलेगा, इधर CH2 मिलेगा। इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, एक कायरल सेंटर हो गया। तो आगे बढ़ते जाना है जब तक सिमिलर ग्रुप मिलते रहेगा आपको, है ना। तो और कहीं पर है कायरल, कितना हो गया, 1 2 3 4 हुआ। अभी आगे बढ़ते हैं, ये वाला में तो नहीं होगा, दोनों हाइड्रोजन है। ये वाला में भी नहीं होगा, दोनों हाइड्रोजन। इसमें आ जाते हैं, इसमें यहाँ पे CH3 है, कुछ नहीं है, मतलब CH3 है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है तो CH3 हाइड्रोजन अलग अलग हो गया। यहां से जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है ये एक हाइड्रोजन वाला कार्बन है, यहां से जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन वाला कार्बन है, तो चारों अलग है, तो ये भी एक कायरल सेंटर हो गया मेरा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कायरल सेंटर है, 5
एसिमेट्रिक सेंटर है। हो गया, मतलब 5 टोटल इसमें एसिमेट्रिक सेंटर मेरा मिला। तो ये हम इन डिटेल आपको डिस्कस किए हैं। अब सीधे सीधे जो है आप बी में बताइए और सी में बताइए, हम लिख देते हैं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, है ना। बी में और सी में जो है आप आराम से वेरीफाई कर लीजिएगा कितने होगा। बी में कितने हो जाएगा आपका, आप देखेंगे 7 मिलेगा आपको, है ना। बी में 7 मिलेगा, हमको दिख रहा है कहाँ कहाँ होगा। ये CH2 हाँ आगे बढ़ा, फिर CH2 इसका CH, एक यहाँ हो जाएगा, है ना। इस तरह से निकाल सकते हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप निकालते हुए जा सकते हैं। फिर ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ठीक है, और वो सेंटर है, वो सेंटर है, फिर ये भी एक सेंटर है आपका, ठीक है, ये भी एक सेंटर है जो कि आपको यहाँ पर काइडल दिखाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा, है ना, सिर्फ एक वहाँ पर होगा। डबल बॉन्ड होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, तो डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो ये भी एक काइडल सेंटर, ये भी एक काइडल सेंटर, तो टोटल 7 होगा। इस केस में आ जाते हैं सी में। इसमें कितने होंगे काइडल सेंटर, इसमें आपके 9 होंगे। वेरीफाई कर लीजिएगा आप, अगर उससे कुछ अल्टर आ रहा है तो आप हमको कहेंगे, हम आपको समझा देंगे कि किस तरह से 9 आएगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सीधे, तो ये दोनों कंपाउंड का तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ डिटेल एक्सप्लेन किया है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ आप अपने से भी कीजिए, है ना। बी और सी आप अपने से कीजिए और कमेंट में टाइप कीजिए कि क्या बी और सी का जो वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं। वो जस्ट वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए आपको आंसर वहाँ पे लिख दिया ताकि आप उसको आसानी से निकाल सकें। अब हम लोग जो है कन्फिगुरेशन को जो है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में बांटते हैं ना। एब्सोल्यूट कन्फिगुरेशन और रिलेटिव कन्फिगुरेशन में बांटते हैं, है ना। तो कन्फिगुरेशन को जब हम लोग बांटेंगे तो एक हो जाता है मेरा रिलेटिव, एक होता है मेरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव में हमारा क्या आ जाता है, DL, है ना। एब्सोल्यूट में हमारा क्या आ जाता है, R और S, है ना। तो इस तरह से आते हैं। ये RS नोमेनक्लेचर को फॉलो करता है, ये DL नोमेनक्लेचर को फॉलो करता है। तो DL को जल्दी से देख लीजिए, ये ग्लिसरल्डिहाइड का जो OH है वो किधर है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका ये DL बनता है। अगर वो सपोज कि ये ग्लिसरल्डिहाइड है मेरा CHO, है ना, CH2OH, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड। अब देखिए ये OH किधर है, राइट साइड में, और अरेंजमेंट का वही तरीका है। जो हायर ऑक्सीडेशन वाला कार्बन है वो ऊपर रहेगा, जो लोअर है वो नीचे रहेगा। और ये जो OH अगर हमारा किधर हो गया, राइट साइड में हो गया, तो ये D फॉर्म हो गया। और यही अगर हमारा इसका जो मिरर इमेज है OH और ये H और ये CH2H, ये किधर हो गया आपका, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, L फॉर्म, है ना। तो D फॉर्म और L फॉर्म ये रिलेटिव है, क्योंकि ये रिलेटिव कैसे, आप ग्लिसरल्डिहाइड का जो आया है उसी के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, चाहे ग्लूकोज का निकालें या किसी का निकालें। तो सपोज रिलेटिव कैसे हुआ, तो चलिए हम लोग ग्लूकोज का देखते हैं, है ना, क्योंकि ये जस्ट ग्लिसरल के रिलेटिव से ही आप निकाल रहे हैं, इसलिए ये रिलेटिव है, ठीक है। एब्सोल्यूट में जो आएगा और जिसका हम लोग कन्फिगुरेशन निकालते हैं वो प्रायोरिटी रूल, CIP रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए वो एब्सोल्यूट है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा किसी भी तरीके से, है ना। तो अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को ड्रॉप बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 CH2OH, कुछ नहीं देखना। अगर ये OH और H इस तरह से है, ठीक है, ये OH और H अगर इस तरह से है, तो ये किधर है, आप देखिए, जो 5th कार्बन है, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, 5th कार्बन जो है इसका OH किधर है, अगर ये राइट साइड में है तो ये D फॉर्म हो गया। उसी तरह से इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 CH2OH, तो ये आपका 5th कार्बन हो गया। OH अगर हमारा लेफ्ट साइड में है तो ये आपका हो गया L फॉर्म, है ना। तो इसी तरह से आते हैं। उसी तरह से हम लोग अमाइनो एसिड भी देखते हैं, जैसे D डोपा, L डोपा, है ना, L डोपा आप देखें हैं, D डोपा आप देखें हैं। तो डोपामाइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी अगर हम देखेंगे कि L डोपा और D डोपा क्या होता है, जैसे ये हो गया, है ना। तो ये डोपामाइन होता है ना, डोपामाइन ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, जैसे अगर इसकी कमी हो जाए तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है ना। तो इसीलिए ये जो डोपामाइन है, और जनरली हम लोगों का D डोपामाइन जरूरत नहीं है, हमें क्या जरूरत है, L डोपामाइन हमें जरूरत है ना। तो इसमें जो है हम लोग कैसे निकालते हैं, ये COOH है, ये NH2 है, ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ अगर मान लेते हैं मेरा ये एरोमेटिक, यहाँ पे ये एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ रहता है, किस फॉर्म में रहता है आपका,
है और इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है 2 OH। यहां एमिनो ग्रुप किधर है, राइट साइड में है, तो ये हो गया आपका डी डोपा, है ना, डी डोपामाइन, है ना, डी डोपा या डी डोपामाइन हो गया ये, है ना हमारा। और ये एल डोपामाइन करने के लिए क्या होगा, ये एमिन ग्रुप इधर हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग भी इधर हो जाएगा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा उसमें, फिर वो आपका एल डोपा, ये अगर इधर आ गया तो एल डोपा, ये अगर उधर गया तो डी डोपा, है ना। तो इस तरह से हम लोग डोपामाइन का भी निकालते हैं। तो उसी तरह से एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन में जाते हैं, क्योंकि हमें ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं देना है ना, ये तो आप इजीली निकालते हैं। रिलेटिव वगैरह तो आप 12 क्लास 11 12 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, लेकिन जो जरूरी है जैसे कन्वर्शन वगैरह सब जरूरी था, इसीलिए हम उसमें ज़्यादा टाइम लिए आपका, क्योंकि वो एक बार सीख जाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट के बारे में, और उसमें जो रूल है उसको देखेंगे, है ना। एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग RS नोमेनक्लेचर को लेके चलते हैं, RS नोमेनक्लेचर को लेके चलते हैं, है ना, एब्सोल्यूट में। ठीक है, RS को लेके चलते हैं। तो R हो गया आपका, जो अगर राइट साइड आ रहा है, मतलब अगर ये राइट साइड घूम रहा है तो R देंगे। अगर हमारा प्योरिटी बैलेंस करने के बाद अगर ये लेफ्ट साइड घूम रहा है तो उसको S देंगे, है ना। अगर वो उसको लेफ्ट साइड यानी कि ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो R देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टस राइट, और सिनिस्टर्स हो गया लेफ्ट, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको रखते हैं। तो चलिए एग्जांपल के साथ हम लोग इसको ये करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, जो CIP रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, कान इनगोल्ड और प्रिलॉक्स रूल, है ना, CIP रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग ही ये बनता है ना। तो इस रूल का जो है पहला नियम जो है उसमें हम लोग जो है लिखते हैं कि जो हाई एटॉमिक, एक हम कंपाउंड को बना देते हैं आपको, आयोडीन, ब्रोमीन, OH, हाइड्रोजन। अब जैसे इस तरह का कोई फॉर्म आ गया, अब इसमें और जनरली सबसे पहले ये एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन हम लोग निकालते कहाँ है, जब जहाँ पर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वहीं पे निकालेंगे, है ना। हर चीज़ के लिए नहीं निकालेंगे। अगर मान लेते हैं आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया गया है, वहाँ पे नहीं निकालेंगे। CH3 है और यहाँ पे OH है और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन दे रहा है तो इसका हम लोग कन्फिगरेशन नहीं निकालेंगे। यहाँ ये इस फॉर्म में आएगा ही नहीं, है ना, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, क्योंकि यहाँ CH3 है तो ये काइरल कार्बन होगा नहीं, तो यहाँ R और S घूमने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो आप प्योरिटी कैसे लेंगे, नहीं ले सकते ना। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको कभी नहीं पूछेगा, हो ना, फिर भी दिमाग में बैठा लीजिए कि इस तरह की चीज़ में हम एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन नहीं निकालते हैं, है ना। तो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन हम वहाँ नहीं निकालेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस से। तो देखिए पहला रूल ये कहता है कि जो हाई एटॉमिक नंबर है आपका, उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हाई एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। रूल नंबर 1 के अनुसार हाई एटॉमिक नंबर, है ना, हाई एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रायोरिटी देंगे। आयोडीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, जो एटम जुड़ा हुआ है उसको देखेंगे ना, पूरे मॉलिक्यूल को नहीं देखेंगे। फर्स्ट एटम जो इसके साथ, मतलब जिसके साथ ये बॉन्ड बनाया है, उसी एलिमेंट के बारे में देखेंगे और उसका एटॉमिक नंबर। तो आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा किसका, आयोडीन का है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए। सेकंड किसका है, ब्रोमीन का होगा। थर्ड क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा। और फोर्थ क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो इस तरह से यहाँ प्रायोरिटी डेवलप होगा, है ना। जो भी रहेगा आप उसको एटॉमिक नंबर, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का यही एक खूबसूरती है कि किसी भी 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता है, तो आप इजीली प्रायोरिटी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला रूल हो गया। सेकंड रूल, अगर मान लेते हैं एटॉमिक नंबर सेम है, तो अब मैंने अभी जस्ट आपको स्टेटमेंट दिया कि एटॉमिक नंबर किसी 2 एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता है, लेकिन किस केस में होगा, सोचिए आप आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है ना, उसका मास चेंज हो जाता है। तो उस केस में जब आइसोटोप की बात आएगी तो सेकंड रूल क्या कहता है कि सेकंड रूल के अनुसार से अगर आपका आइसोटोपिक कुछ आ जाता है तो उसमें जिसका भी मास ज़्यादा होगा वो प्रायोरिटी में आएगा। सपोज कि आपका सेकंड रूल के हिसाब से आपका जिसका मास ज़्यादा होगा वही आपका प्रायोरिटी होगा, हाई मास, हायर मास नंबर। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे आपको दे दिया गया है ये, है ना, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ड्यूटेरियम, एक हो गया ट्रिटियम और ये हो गया आपका CH3। तो इस तरह का अगर आपको दे दिया गया है तो आप क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा, ट्रिटियम को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है
है ना, और एक प्रोटॉन है, तो 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन हो गया। यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये इसको फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको मिलेगा, CH3 है, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा और इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगा, है ना। फर्स्ट हमेशा CH3 को ही मिलता है, ठीक है, और सेकंड जो है आपको ट्रिटियम को मिलेगा, देन ड्यूटेरियम को मिलेगा, देन हाइड्रोजन को मिलेगा। तो ये हो गया आइसोटोप, है ना। सेम इसका और इसका और इसका तीनों का एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, है ना, एटॉमिक नंबर 1 होगा। ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, ठीक है। उसी तरह से कार्बन का भी होगा, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना। तो ये सब आइसोटोप हो गया, है ना। तो आइसोटोप में आपको ध्यान देना होगा कि अगर आइसोटोपिक लिखा हुआ है तो मास नंबर, अगर आइसोटोपिक नहीं है तो सिर्फ एटॉमिक नंबर से ही हम लोग निकालेंगे, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड रूल ये हो गया। तीसरा है, अगर सेम ग्रुप आपका अटैच है, ठीक है, अगर आपका सेम ग्रुप अटैच है दोनों साइड में, हम एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं, अगर सेम ग्रुप अटैच है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट उसके जो नेक्स्ट में है उस पे जाएंगे। तो 2 रूल हो गया। ये तीसरा रूल हम लोग देखेंगे कि अगर सेम ग्रुप अटैच है, ठीक है, अगर सेम ग्रुप अटैच है तो एग्जांपल को हम बना लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगा आपके लिए। ये इस तरह से, और फिर आपका जो है यहाँ पर OH, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर OH कर देता हूँ, यहाँ पे NH2 कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अगर प्रायोरिटी देना होगा तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में जाएगा, है ना। और यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ भी कार्बन आ गया। अब सेकंड किसको दें हम, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन से, तो इसलिए ये चुपचाप यहाँ सेकंड आ गया। अब यहाँ थर्ड आ जाएगा क्योंकि ये कार्बन है, फोर्थ में ये आ जाएगा, तो प्रायोरिटी सेलेक्ट हो गया आपका, है ना। तो इसी तरह से अगर इस दोनों में आपको सिमिलर लग रहा है तो आगे बढ़ते जाइए जब तक आपको डिसिमिलर एलिमेंट ना मिले। जब तक आपको डिसिमिलर एलिमेंट ना मिले तब तक आप आगे बढ़ते जाइए, और जहां पर भी आपको हाई प्रायोरिटी का एलिमेंट मिल गया इधर से, तो आप क्या करेंगे, उसको आप मान के चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक को यहीं फिक्स कर दिए और दूसरे को बढ़ाते जा रहे हैं। ये अगर एक घर जाएगा तो ये भी एक घर जाएगा, ये अगर दूसरे कार्बन पे जाएगा तो फिर ये दूसरे कार्बन पे जाएगा, तीसरे में जाएगा तो ये भी थर्ड कार्बन में जाएगा। तो इस तरह से आप उसको आगे बढ़ाएंगे प्रायोरिटी रूल के लिए, करेक्ट। तो ये हो गया आपका इसका थर्ड रूल। फोर्थ रूल में अगर हम लोग आते हैं तो फोर्थ रूल बताता है लोन पेयर के बारे में, है ना। तो एग्जाम्पल लेके और फिर डिस्कस करते हैं लोन पेयर के बारे में कैसे बताता है। मान लेते हैं कि ये एक कंपाउंड है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पर नाइट्रोजन में आपका यहाँ CH3 है, CH3 है, CH3 है, या फिर हाइड्रोजन CH3 रहने दीजिए, 3 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और यहाँ नाइट्रोजन में आपका CH3 है, CH3 है, और यहाँ पे एक लोन पेयर पड़ा रहेगा, है ना, एक लोन पेयर आपका पड़ा रहेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, लोन पेयर और एटम अगर आप दोनों में देखेंगे तो जहां पर एटम है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, लोन पेयर को नहीं मिलेगा। जहां पर वो एटम बना लिया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, लोन पेयर को नहीं मिलेगा, है ना। लोन पेयर और एटम अगर साथ में, मतलब सेम कंपाउंड का लोन पेयर, अगर ऐसा नहीं कि यहाँ नाइट्रोजन ले लिए यहाँ ऑक्सीजन ले लिए, है ना। अगर नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को मिल जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, भले यहाँ पर आप 4 बॉन्ड बना दीजिए, 100 बॉन्ड बना दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। दोनों एलिमेंट सेम है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 4 चीज़, ये हमारा थर्ड रूल से शुरू हुआ है ना, कि अगर दोनों मेरा सेम है तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी अगर दोनों सेम है तो एक में लोन पेयर और एक में मान लेते हैं बॉन्ड बना हुआ है कैटायन के साथ, तो जिसमें बॉन्ड बना हुआ है वो प्रायोरिटी में जीत जाता है, लोन पेयर यहाँ हार जाता है। तो नंबरिंग कैसे मिलेगा, इस दोनों में तो सबसे पहले करना होगा ये 1, ये 2, यहाँ पर ये थर्ड हो जाएगा और यहाँ पर ये फोर्थ हो जाएगा, है ना। नंबरिंग में इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे, इसको ध्यान में रखेंगे। जब लोन पेयर और एटम भी साथ में रहेगा तो इस तरह से आएगा। अभी आ जाते हैं मेरा नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्ड वगैरह रहा तो क्या होगा, है ना। तो वो हम लोग फैंटम नंबर के द्वारा निकालते हैं, है ना। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो वहां पर क्या होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग एक पॉइंट है, जैसे 4 हो गया था, ये 5th हो गया, तो हम लोग यहाँ पर फैंटम नंबर के अनुसार निकालते हैं। तो एग्जाम्पल को पहले लिख लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। आप ट्राई कीजिए एग्जाम्पल के साथ ही तुरंत इसको बनाने का कि क्या बनेगा। हो गया ये, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ आपको ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे दे देता हूँ डबल बॉन्ड और CH2, और यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ CH3। अब आप इसमें हमको बताइए कि इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा। अगर हम सिंपली देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो प्रायोरिटी कैसे आप यहाँ पे
निकालेंगे, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी, किसको सेकंड, किसको थर्ड देंगे। तो आप इसको फर्स्ट दे देंगे, 3 कार्बन है, 3 CH3 है, इसको सेकंड दे देंगे क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया है, इसको थर्ड दे देंगे, और इसको फोर्थ अगर आप दे देते हैं तो आपके लिए सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैंटम नंबर निकालते हैं। फैंटम नंबर कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो फैंटम नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, तो फैंटम नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबको ओपन करेंगे, है ना। अगर इसको देख रहे हैं तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, ये कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ क्या अटैच है मेरा, फिर कार्बन अटैच है, फिर कार्बन अटैच है, फिर कार्बन अटैच है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि कार्बन अटैच है, कार्बन अटैच है और कार्बन अटैच है, और फिर कितना है, 3 3 3 9 हाइड्रोजन अटैच है। इसके लिए अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या क्या अटैच्ड है, देखिए ये एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ कार्बन अटैच है ना, और फिर यहाँ कार्बन अटैच है, यहाँ 3 बॉन्ड को 3 अलग अलग कार्बन हम लोग मान के चलते हैं, फैंटम नंबर, है ना। इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन अटैच है और हाइड्रोजन अटैच है। इस तरह से चलेंगे। इसके लिए आते हैं, ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन अटैच है और एक कार्बन, नीचे कर देते हैं, ऊपर में एरो है तो 2 कार्बन हो गया। इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ 3 है ना, तो 3 कर दीजिए, फिर ठीक है, और सब में फिर एक एक H कर दीजिए, यहाँ भी 3 कर दीजिए, क्योंकि ये कार्बन के लिए भी तो 3 कार्बन हुआ, ठीक है। इस तरह से इसके लिए क्या है, ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 और 3 6 हाइड्रोजन अटैच है। अब देखिए सिंपली इसको भी अगर हम इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और फिर ये सब में फिर कार्बन बढ़ा हुआ है, कितना, तो लिखिए 1 2 3 9 कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें, है ना। और इसके लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो इस फॉर्म में, ताकि एक ही फॉर्म में सबको लेकर आएंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। एक कार्बन है, इसके साथ एक कार्बन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन में 2 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि किसका ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, किसका ज़्यादा वेट ये आ रहा है, मतलब कि प्रायोरिटी में, उसी को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन आ रहा है, और इसके लिए हम कर रहे हैं 1 2 3 4, एक सेकेंड, ये वाला एक कार्बन हो गया, इसमें आपका 9 हाइड्रोजन नहीं होगा, 9 कार्बन होगा, क्योंकि देखिए ये एक कार्बन हो गया और फिर 1 2 3 1 2 3 और फिर इस तीनों में कितना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये सबसे हाईएस्ट आपको दिख रहा है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा आ रहा है आपका, आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और फिर 9 हाइड्रोजन आ रहा है, 1 2 3 4 और फिर कितना आ रहा है आपका, 9 हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसमें कैसे होगा आपका, इसमें बताइए कैसे होगा, 9 हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये आपका कैसे जाएगा, है ना। 1 2 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सिंपली ये आपका सेकंड प्रायोरिटी में जाएगा। और इसमें आपका 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड प्रायोरिटी। और इसमें आपका 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो वापस से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये थर्ड और ये फोर्थ जाएगा। तो समझ में आएगा, फिर से एक बार मैं कर देता हूँ। इस कार्बन में ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो जो तीनों कार्बन है वो वापस से 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना। इसको इस तरह से लेंगे, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी में आया। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए सेकंड हो गया। और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए थर्ड में आया। और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन वो वापस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है वो वापस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड हुआ यहाँ, इसीलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड हुआ, है ना। तो अब ये 1 2 3 4 आपका हो गया। आप कॉन्फ़िगरेशन आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई गड़बड़ इसमें नहीं होगा। तो ये तो फैंटम नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है सिस ट्रांस, है ना। उसके बाद आता है आपका सिस ट्रांस वाला, तो उसको देखेंगे, है ना।